बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद तैयब। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का इसके अंदर तारुफ करवाया जाएगा कि बेसिकली बायोलॉजी क्या होती है। अब इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी करने से पहले हमें साइंस का पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। जब तक हमें साइंस का नहीं पता होगा तब तक हम उसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में नहीं जान सकते। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो साइंस की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। पहली बात तो ये कि साइंस एक ऐसा मुताला है जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? मुशाहिदा करना, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को देखना, गौर से देखना, इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं ये करने के लिए हमारे पास हम जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो है हमारी 5 सेंसेस, या जिसे हम उर्दू में ख़ास खमसा भी कहते हैं, यानी कि हमारी देखने की, सूंघने की, चखने की, सुनने की, ये सारी हिस्से हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो जो दूसरा हमारे पास स्टेप आता है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक्सपेरिमेंट्स आर डन। जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके ऊपर तजर्बात मुख्तलिफ करते हैं। जब हम तजर्बा करते हैं देन कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, और कोई ना कोई नतीजा निकलता है। ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंट्स और कंक्लूजन, इन तीनों चीज़ों का स्टेप वाइज करना, इसे हम कहते हैं साइंस। अब ऐसा क्यों किया जाता है? दीज 3 थिंग्स आर डन टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, यानी कि कुदरत के असूलों को जानने के लिए कि कुदरत किन असूलों पर काम कर रही है, इन असूलों को जानने के लिए हम ये सारा का सारा काम करते हैं। सो हम इसकी डेफिनेशन अगर हम कंक्लूड करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि कुदरत के असूलों को जानने के लिए ऑब्जर्वेशन करना, फिर एक्सपेरिमेंट्स करना, फिर कोई ना कोई नतीजा निकालना, इसे हम कहते हैं साइंस। अब जो साइंस है ये बड़ा ही डाइवर्स नॉलेज है, यानी कि इसके अंदर सारी दुनिया का जो नॉलेज है वो साइंस के अंदर आ जाता है। तो एक ही बंदा जो है वो सारा का सारा जो सारी की सारी जो साइंस है उसके बारे में जो है वो स्टडी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया है कि साइंस को मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड कर लिया। जैसे एक दरख्त होता है, उसका पहला तना होता है, तो हम क्या करते हैं उस तने से आगे शाखें निकलती हैं। अब हर बंदा एक एक शाख को क्या कर सकता है? आसानी के साथ स्टडी कर सकता है। तो इसी तरह से साइंस क्या है? पूरा पूरा दरख्त है, इसके आगे डिफरेंट शाखें हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं, ताकि हर बंदा जिस ब्रांच के अंदर इंटरेस्टेड है उस ब्रांच को क्या कर ले? स्टडी कर ले। मिसाल के तौर पर कुछ बंदे हैं जो वो बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, कुछ बंदे फिजिक्स के अंदर, कुछ बंदे केमिस्ट्री, कुछ बंदे मैथ। तो हर बंदा अपने इंटरेस्ट के लिहाज से क्या कर ले? स्टडी करे। इसकी आसानी पैदा करने के लिए हमने क्या किया? साइंस को आगे 4 ब्रांचेज के अंदर, मेन 4 ब्रांचेज है इसके अंदर डिवाइड कर लिया। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 4 ब्रांचेज आ जाती हैं। लेकिन हमारा जो बेसिकली सरोकार है वो बायोलॉजी के साथ है। बायोलॉजी क्या है? अच्छा, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी बेसिकली एक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस। बायोस, बायो से, और लॉजी, लोगोस से मिलकर बना हुआ है। और ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। ग्रीक का मतलब क्या होता है? यूनानी अल्फाज हैं जी, ठीक है, यूनानी अल्फाज। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि आमतौर पर ग्रीक वर्ड या फिर लैटिन वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। लैटिन मतलब क्या होता है? लतीनी अल्फाज, ठीक है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी ग्रीक वर्ड या फिर लैटिन वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो ग्रीक और लैटिन ज़बान है ये अब इस्तेमाल में नहीं है। कोई भी जो कौम है वो ग्रीक या लैटिन वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रही। जब कोई चीज़ ज़ेरे इस्तेमाल नहीं होती, इस्तेमाल में नहीं होती, तो उसके अंदर तब्दीली के आने के इम्कान भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इसलिए हम ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर हम जो भी किसी चीज़ का नाम रख लें उसके अंदर बाद में भी कोई तब्दीली ना आए। मिसाल के तौर पर अगर हमने बायो रख लिया है और बायो का मतलब है लाइफ, तो हमेशा बायो का मतलब लाइफ ही रहेगा, क्योंकि ये अब वर्ड जो है इस्तेमाल में नहीं आएगा, तो इसके अंदर तब्दीली भी नहीं आ सकती। तो बायो का जो वर्ड है ये बायो से लिया गया है, और लॉजी जो वर्ड है ये लोगो से लिया गया। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो आप जहाँ पर भी लफ्ज़ याद रख लें बायो आ जाएगा, उसका मतलब क्या है कि वो चीज़ ज़िंदगी के रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर बायोमोलिक्यूल्स आ जाता है, आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स, ये वर्ड आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो बायोकेमिस्ट्री, ये भी आप लोगों ने लफ्ज़ सुना होगा। तो ये जो अल्फाज हैं जिससे पहले हमारे पास क्या आ जाए? बायो आ जाए, इसका मतलब है कि वो चीज़ ज़िंदगी के रिलेटेड है, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मोलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है। तो इसी तरह से बायोलॉजी, यानी कि जहाँ पर भी लफ्ज़ बायो आ जाएगा उसका मतलब क्या है कि वो चीज़ किसके रिलेटेड है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी। उसके बाद जो लफ्ज़ लॉजी है ये हमारे पास जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब है स्टडी, किसी चीज़ की स्टडी।
तो किसी चीज़ की स्टडी जो है जो लॉजी। अब देखिए बायोज, लाइफ, लोगोस जो है ये स्टडी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, लॉजी से पहले जो लफ्ज़ आता है उसकी स्टडी हो रही होती है। सो लॉजी से पहले है जी बायो, बायो का मतलब है लाइफ, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ये क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है, एक शाख है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जिसके अंदर हम जिंदा जानदारों की क्या कहते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब जिंदा चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपको पता है एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो ये तीन जो हमारे पास क्या है, बेसिक हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इनकी स्टडी करना ये बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। इन बायोलॉजी वो स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस लिविंग थिंग। तो याद रखने कि बायोलॉजी के अंदर सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करते, बल्कि ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स की भी बात करते हैं कि जो असरअंदाज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, ये नॉन लिविंग चीज़ है। मिसाल के तौर पर ज़मीन नॉन लिविंग है। तो इन नॉन लिविंग चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पर कोई ना कोई असर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी पर कोई ना कोई असर है। तो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जिनका ज़िंदगी पर कोई ना कोई असर हो, उनकी भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस लिविंग थिंग्स, इनकी स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लफ्ज़ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स। कभी भी आपने लफ्ज़ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल नहीं करना, लिविंग थिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद हम आ जाते हैं जी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी भी बड़ा डाइवर्स नॉलेज है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक ही बंदा एक ही टाइम में इन सारी चीज़ों की स्टडी नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया है कि जो बायोलॉजी है इसकी मेन डिवीजन्स बना ली हैं। सबसे पहली जो हमारे पास डिवीजन आ जाती है वो है ज़ूलॉजी। अब ज़ू का जो लफ्ज़ है ये आपने चिड़ियाघर के लिए, ठीक है, चिड़ियाघर को हम क्या कहते हैं, ज़ू कहते हैं। अब चिड़ियाघर के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जानवर पाए जाते हैं। तो इसीलिए ज़ूलॉजी, यानी कि लॉजी लफ्ज़ आ गया। लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी करना। लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी करना। तो मैंने पहले भी बताया कि लॉजी से पहले जो लफ्ज़ आ जाता है उसकी स्टडी बेसिकली की जाती है, ज़ूलॉजी। ठीक है, जू का मतलब क्या, एनिमल्स, लॉजी स्टडी। सो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। तो अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर इस तरह कर सकते हैं, इट इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसे हम क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी। उसके बाद दूसरी जी माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी, अब माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो आम आंख से या नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, हम उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, इसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ microorganism is called microbiology. So it is a division of biology which deals with the study of microorganism is called microbiology. उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है study of plants is called botany. तो बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन जिसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, हम उसे कहते हैं बॉटनी। तो ये तो था हमारे पास एक सिंपल सा जो इंट्रोडक्शन इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है जी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ लाइफ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आमतौर पे आ जाता है। मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आता है डेफिनेशन ऑफ लाइफ, कि लाइफ है क्या। सो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज़ लाइफ, बायोलॉजी डज नॉट टेल अस, कि ज़िंदगी क्या है या कोई चीज़ अगर ज़िंदा है तो वो किस वजह से ज़िंदा है, इसके बारे में बायोलॉजी कोई नॉलेज नहीं देती। बायोलॉजी को नहीं पता कि कोई चीज़ ज़िंदा है तो क्यों ज़िंदा है, और क्या ऐसी चीज़ है कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना रही है और नॉन लिविंग थिंग को नॉन लिविंग बना रही है। तो What is life? Biology does not tell us. It is left to philosophers and theologians. तो उन्होंने क्या किया है, बायोलॉजी जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने लाइफ की कोई भी डेफिनेशन नहीं दी। उन्होंने क्या किया कि फिलोसफर्स और थियोलॉजियंस यानी कि डिफरेंट जो रिलीजियस पर्पस रिलीजन के लोग होते हैं उन पर छोड़ दिया है कि वो अपनी अपनी डेफिनेशन खुद बना रहे हैं कि ज़िंदगी क्यों है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस्लाम की बात करें तो हमारा ये मानना है कि ज़िंदगी जो है रूह की वजह से है। ठीक है, हमारे अंदर क्या होती है, रूह होती है। जिस चीज़ के अंदर रूह होती है वो क्या होती है, जिंदा होती है, और जिसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है वो नॉन लिविंग हो जाती है। जिसके अंदर रूह होती ही नहीं है वो क्या होती है, नॉन लिविंग। सो बायोलॉजी इसके बारे में नहीं बताती, लेकिन बायोलॉजी ने अब कोई ना कोई तो तरीका बताना है कि जिससे हमें पता चल सके कि ये नॉन लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। यानी कि कुछ ऐसी खसूसियात को उन्होंने सेट दे दिया है कि जो क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, जो क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, फ़र्क करना। जो फ़र्क करता है बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, कि उन्होंने एक सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक दे दिया है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के दरमियान फ़र्क करता है। कि हमें पता चल जाता है कि ये जो करैक्टरिस्टिक मैंने नीचे लिखी हुई है ये जिन जानदारों के अंदर होंगी, जिन चीज़ों के अंदर होंगी वो होंगे जानदार, और जिनके अंदर नहीं होंगी वो बेजान होंगी। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ जाती है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़, जानदारों के लिए लफ्ज़ करैक्टरिस्टिक इस्तेमाल किया जाता है और बेजान चीज़ों के लिए प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स।
ये जो जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बड़े ही तरतीब के साथ होते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले सेल मिलते हैं, ठीक है, और क्या बन जाते हैं, टिश्यूज़ बन जाते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो जानदार होते हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा तरतीब के साथ अल्लाह ताला ने बनाए हैं, एंड आर हाईली कॉम्प्लेक्स, और बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, पेचीदा होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी करैक्टरिस्टिक है वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। हमेशा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सेल की क्या डेफिनेशन है, इट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी की जो इकाई है, ज़िंदगी जिस वजह से ज़िंदगी का वजूद है वो क्या है, सेल। अब कुछ जानदार एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि एक ही सेल उनकी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। कोई जानदार दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ऐसे सेल जो एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ऐसे जानदार उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर, और जो दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो हमेशा जो जानदार हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अच्छा, तीसरा जो स्टेप है वो है दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक। हमेशा जानदारों के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम पाया जाता है। जेनेटिक प्रोग्राम क्या होता है, डीएनए। बेसिकली हर जानदार के अंदर डीएनए पाया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारी जो आंखें हैं वो किस कलर की होंगी, बाल किस कलर के होंगे, हाथ पाँव लंबे होंगे, छोटे होंगे, कद क्या होगा, कलर क्या होगा, ये हमारी क्या करैक्टरिस्टिक है। तो हमारी करैक्टरिस्टिक के लिए हमेशा हमारा जेनेटिक प्रोग्राम पाया जाता है, डीएनए। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं पाया जाता। उसके बाद दे कैन, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। एक्वायर का मतलब होता है बनाना, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो एनर्जी बना भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब एनर्जी जिस प्रोसेस के अंदर बनाते हैं हम उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तमाम के तमाम जो किसी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं हम उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सो जानदारों के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसके बाद हम उसे तोड़ते हैं तो एनर्जी मिलती है। सो दे कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। उसके बाद दे कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो जानदार होते हैं वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट्स की बात करते हैं, सो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये मिलते हैं और क्या बन जाता है, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज, एनर्जी का मॉलिक्यूल, साथ ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट लिबरेट हो जाती है। सो हमेशा जानदारों के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत होगी उतने ही करेंगे। अच्छा, उसके बाद दे कैन ग्रो इन साइज, उनके अंदर ग्रोथ होती है। यहाँ पर दो लफ्ज़ आ जाते हैं, एक हमारे पास लफ्ज़ होता है ग्रोथ और एक हमारे पास लफ्ज़ होता है जी डेवलपमेंट। दो लफ्ज़ होते हैं, याद रखने इनका फ़र्क क्या होता है। फ़र्क समझने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो मेल गैमीट होता है वो होता है स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट होता है वो होता है एग। अब ये दोनों जब मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या बन जाता है, हमारे पास जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट क्या करेगा, बार बार डिवाइड करेगा और क्या, जिस चीज़ का ये जाइगोट होगा उसकी हमारे पास क्या होगा, वो उसकी बॉडी बनाना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर ये ह्यूमन का है तो ह्यूमन का बेबी बनाना शुरू कर देगा। तो अब क्या होगा, बेबी जो बनेगा उसके क्या बनना शुरू हो जाएंगे, बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव, ये सारा का सारी चीज़ें क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगी। सो बॉडी पार्ट्स का बनना इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। बॉडी पार्ट्स का बनना इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। अब इन्हीं बॉडी पार्ट्स का साइज़ के अंदर इंक्रीज़ होना, ठीक है, हाथ का बड़ा होना, पाँव का बड़ा होना, इसे हम कहते हैं ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रोथ का फ़र्क है, बॉडी पार्ट्स का बनना डेवलपमेंट, उन्हीं बॉडी पार्ट्स का साइज में बढ़ना इसे हम कहते हैं ग्रोथ। अच्छा, तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन साइज, कि जानदार जो होते हैं ये अपने साइज बढ़ा सकते हैं, नॉन लिविंग क्या कर सकते हैं, अपना साइज नहीं बढ़ा सकते। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन। हमेशा जो जानदार होते हैं वो अपनी जो अंदरूनी सूरत हाल होती है ना, अंदरूनी टेम्परेचर, पानी की मिकदार, अंदर खाने की मिकदार, एनर्जी की मिकदार, वो हमेशा क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, कभी भी कम नहीं होने देते और बढ़ने भी नहीं देते, ठीक है। सो इंटरनल कंडीशन को वो क्या रखते हैं, हमेशा इक्विलिब्रियम पे रखते हैं, हमेशा क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पे रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। सो इंटरनल कंडीशन का हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहना, इस चीज़ को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। ये आप डेफिनेशन शायद पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे। सो हमेशा जानदार जो होते हैं वो होम्योस्टेसिस करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। ओके, उसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, औलाद। दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, कि अपने ही जैसी क्या कर सकते हैं, औलाद पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इंसानों की बात करें तो हम इंसानों से इंसान ही पैदा होंगे, जो डॉग है उससे आगे डॉग पैदा होगा, कैट से आगे कैट पैदा होगी। तो हमेशा जानदार अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बैरूनी माहौल, बैरूनी एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बैरूनी। सो बैरूनी अगर इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर कोई तब्दीली आती है तो वो हमेशा उसको क्या देते हैं, रद्द अमल
देते हैं। मिसाल के तौर पर सर्दी आ जाती है हम स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी आ जाती है पंखा चला लेते हैं। तो ये क्या है कि हम जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, रद्द अमल दे रहे हैं। तो जो जानदार होते हैं इन सभी के अंदर ये क्या होती हैं, सारी सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। अच्छा, मैंने नीचे लिखा हुआ है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक ही वक्त पर, यानी कि जानदारों के अंदर एक ही वक्त पर अगर ये सारी की सारी खसूसियात पाई जाती हैं, ठीक है, यानी कि जिस भी चीज़ के अंदर ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक ही वक्त पर साइमल्टेनियसली पाया जाएगा, हम उसे कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सारी चीज़ें एक ही वक्त पर, ठीक है। और जिसके अंदर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती या कोई भी स्टेप जो है मिसिंग है, तो वो क्या होगी, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये इस तरह से आता है, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग, कि आप जानदारों और बेजान चीज़ों के बारे में फ़र्क कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आपस के अंदर ये आपने पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।